दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि गर्भावस्था में पेशाब के इन्फेक्शन के चांसेस क्यों बढ़ जाते हैं। तो गर्भावस्था में यूटीआई होने के जो मुख्य कारण हैं, पहला कारण है बॉडी में हार्मोनल चेंजेस का होना। प्रोजेस्टेरॉन की एक्सेस हो जाती है और प्रोजेस्टेरॉन की एक्सेस की वजह से स्मूथ मसल रिलैक्सेशन होता है, तो यूरेटर और ब्लैडर का डायलेटेशन होता है, जिसकी वजह से पेशाब रुकता है। जब ब्लैडर डायलेट हो जाएगा तो पेशाब जल्दी आगे बढ़ नहीं पाता और रुका रहता है। दूसरा यह है कि बढ़ता हुआ यूटेरस यूरेटर पर प्रेशर डालता है, इसकी वजह से किडनी में सूजन होती है और फिर पेशाब की थैली में पेशाब रुकता है। तीसरा यह है कि प्रेगनेंसी में पेशाब के रास्ते से चीनी या शुगर थोड़ा ज़्यादा मात्रा में निकलती है। ये जो ज़्यादा मात्रा में शुगर जो पेशाब से निकलती है, ये बैक्टीरिया के ग्रोथ को प्रमोट करती है। चौथा ये है कि हमारे शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो प्रेगनेंसी में थोड़ा कम हो जाती है, और इस प्रेगनेंसी में जो प्रतिरोधक क्षमता कम होती है ये इन्फेक्शन की चांसेस को बढ़ाती है। और जो मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया जो मिलता है इसमें वो इकोलाई है। बाकी क्लेप्सिला है, प्रोटियस है, इंट्रोबैक्टर है, ग्रुप बीटा, स्ट्रेप्टोकोकाई, ये सब और अन्य बैक्टीरिया हैं। कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं जो प्रेगनेंसी में यूटीआई के रिस्क को बढ़ा देते हैं। पहला है हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट यूटीआई। अगर किसी को प्रेगनेंसी से पहले भी यूरिन में इन्फेक्शन रहा हो तो प्रेगनेंसी के दौरान उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा है सेक्सुअल एक्टिविटी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तीसरा है मरीज को स्वयं में शुगर का होना, डायबिटीज मेलाइटस। फिर लो सोशियोनॉमिक स्टेटस। लो सोशियोनॉमिक स्टेटस में जो गरीब तबके के लोग होते हैं वो सफाई हाइजीन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। अगर किसी को सिकल सेल ट्रेट है या स्ट्रक्चरल रीनल अनॉमली है, तो ये सब मुख्य कारक हैं जिनके कारण से प्रेगनेंसी में इसका रिस्क और बढ़ता है। तो मैक्सिमम केसेस में ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, तो इसको कहते हैं एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया। ये 2 से 7% केसेस में पाया जाता है। इसमें मरीज को कोई लक्षण नहीं होते, लेकिन जब यूरिन का कल्चर कराया जाता है रूटीन वे में तो बैक्टीरिया मिलता है। अगर ये अनट्रीटेड रह जाए तो 30 से 40% में पाइलोनेफ्राइटिस में बदल जाता है, मतलब जो मूत्र मार्ग है उसमें पस कलेक्ट हो जाता है या किडनी में पस बन जाता है, और इसकी वजह से प्रीटर्म लेबर और दूसरा लो बर्थ वेट बेबी, मतलब बच्चा जो पैदा होगा उसका वजन बहुत कम होगा, और प्रीटर्म लेबर मतलब पूरा टाइम कंप्लीट होने से पहले ही लेबर एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। दूसरे टाइप की जो यूटीआई मिलती है जिसको हम लोग कहते हैं एक्यूट सिस्टाइटिस, जो ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन हो जाता है उसको कहते हैं सिस्टाइटिस। तो मरीज आता है डिस्यूरिया। डिस्यूरिया मतलब पेशाब करने में जलन, फ्रीक्वेंसी, उसे बार बार पेशाब करने की तलब महसूस होती है। तीसरा अर्जेंसी, मरीज कभी कोई पेशाब रोक नहीं पाता, जब तक वो पेशाब करने जाता है तब तक पेशाब नीचे गिर जाता है। और चौथा है सुप्राप्यूबिक पेन। सुप्राप्यूबिक पेन मतलब पेट के एकदम निचले हिस्से में दर्द का होना। सिस्टाइटिस में इन जनरल फीवर जड़ा दे के आता भी है, कभी कभी नहीं भी आता है। तो इसकी डायग्नोसिस बनती है यूरिन एनालिसिस से और यूरिन कल्चर से। दूसरा होता है एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस। जब किसी को इन्फेक्शन ब्लैडर के ऊपर, पेशाब की थैली के ऊपर, मतलब किडनी या यूरेटर में हो, तो उसको बोला जाता है एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस। ऐसे मरीजों में बुखार बहुत तेज आता है, जाड़ा दे के बुखार आएगा। कमर के दोनों साइड में, जिसको यहाँ के हम लोगों के देवी पाटन मंडल के लोग मरीज जो आते हैं वो तो कहते हैं भकाल में दर्द हो रहा है। मरीज को उल्टी आएगी, थोड़ा थोड़ा हर जगह पेट में पूरा जनरलाइज पेन भी बना रहता है। ऐसे मरीजों में कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो मेन कॉम्प्लिकेशन होता है वो सेप्टिसीमिया, ARDS, प्रीटर्म लेबर और फीटल डिस्ट्रेस। तो
इसके लिए किया क्या जाए? तो यूटीआई की रूटीन स्क्रीनिंग प्रेगनेंसी में बहुत ज़रूरी है, और ये जो स्क्रीनिंग होती है 80% यूटीआई को प्रिवेंट कर सकती है। तो जब भी पहली एंटीनेटल विजिट हो, अगर कोई भी लक्षण हो तो आपको इन्वेस्टिगेट कराना ही है। नहीं लक्षण हो तभी फर्स्ट एंटीनेटल विजिट पर हर प्रेग्नेंट फीमेल का एक बार यूरिन कल्चर और यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी जरूर होना चाहिए। दोनों टेस्ट जरूरी है। इससे हम एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया जो 2 से 7% केसेस में कॉमन है और मरीज को बिना लक्षण के प्रेजेंट रहता है और बाद में वो कॉम्प्लिकेशन वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं। और किसी मरीज को अगर आपने ट्रीटमेंट दे भी दिया है तो उसके 7 से 10 दिन बाद फिर से रिपीट कल्चर टेस्ट कराना है। इस टाइप के कल्चर को कहते हैं हम लोग टेस्ट ऑफ क्योर, कि अगर कल्चर नेगेटिव इसका मतलब ठीक हो जाएगा। अब प्रेगनेंसी में सारी एंटीबायोटिक तो दे नहीं सकते, और इसका सिलेक्शन डॉक्टर को करने दें। ये जो टॉपिक है, ये जो चीज़ें हैं, मैं डॉक्टरों के लिए बता रहा हूँ कि जो सेफर ऑप्शन है, नाइट्रोफुरेंटोइन सेफर ऑप्शन है, एमॉक्सिसिलिन क्लेबुलिक एसिड सेफर ऑप्शन है, सेफेलेक्सिन सेफर ऑप्शन है, और फास्फोमाइसिन सेफर ऑप्शन है। फास्फोमाइसिन में सुटेबिलिटी ये है कि सिंगल डोज आप दे सकते हैं। अब कौन कौन सी दवाएं अवॉइड करनी है? जब फ्लोरोक्विनोलोन नहीं देना है, टेट्रासाइक्लिन नहीं देना है, फर्स्ट टाइमेस्टर में टाइमेथोप्रिम सेप्टान नहीं देना है, और नियर टर्म मतलब जब डिलीवरी होने का टाइम हो तब हम वहाँ नाइट्रोफुरेंटाइन भी अवॉइड करते हैं। अब कब कब देना चाहिए ट्रीटमेंट? अगर पेशेंट को एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया है तो हम 7 दिन का ट्रीटमेंट देते हैं, और उसके बाद 7 से 10 दिन बाद फिर कल्चर रिपीट कराते हैं। एक्यूट सिस्टाइटिस में हम मरीज को ओरल एंटीबायोटिक देते हैं, उसका हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए कहते हैं, और 7 से 10 दिन का ट्रीटमेंट देंगे, फिर 7 दिन बाद फिर से कल्चर रिपीट कराएंगे। अगर किसी को पाइलोनेफ्राइटिस सस्पेक्ट कर रहे हैं तो उसमें हॉस्पिटलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर मरीज को आईवी एंटीबायोटिक प्रिफरली सेफ्ट्राक्सोन या सेफेपाइम, और मरीज का ब्लड कल्चर और यूरिन कल्चर दोनों कराना है आपको। मरीज का हाइड्रेशन मेंटेन करना है, उसका फीवर कम करना है, अल्ट्रासाउंड करा के देखना है कहीं पस तो नहीं बन रहा है, या हमें स्टेंटिंग डीजे स्टेंट तो नहीं डालना है। और जब पेशेंट स्टेबल हो जाए तो हमें ओरल एंटीबायोटिक पर शिफ्ट करना है। अब इसके कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं? मैटरनल कॉम्प्लिकेशन में यूटीआई में सेप्सिस, एआरडीएस, एक्यूट किडनी इंजरी, एनीमिया एंड हाइपरटेंशन। और फीटल में मतलब बच्चे को जो घर में बच्चा पल रहा है उसको क्या हो सकता है? प्री टर्म लेबर, लो बर्थ वेट, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, और कुछ रेयर कंडीशन में शिशु की मृत्यु तक हो जाती है। हाई रिस्क पेशेंट्स में जो डायबिटिक हों, जिनके रीनल एनोमली हो, जिनको रिकरेंट यूटीआई हो गया हो, उनका मंथली कल्चर जरूर कराना चाहिए। हर महीने पर आप कल्चर करा के देखिए अगर पहले से उनको इन्फेक्शन के चांसेस हों। अब ऐसे कैसे बचा जाए? मरीज को खूब सारा पानी पीने के लिए कहा जाता है, प्रॉपर जेनाइटल हाइजीन मेंटेन करने के लिए, इंटरकोर्स के बाद पेशाब यूरिन पास करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन से बचाने के लिए उसे कहा जाता है खूब सारा सलाद खाए, या कुछ स्टूल सॉफ्टनर यूज करे, और वजाइनल हाइजीन मेंटेन करने के लिए आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको बताती है उसमें। और इसमें इतना पूरा जो हम लोगों ने बात किया है, इसका जो इसेंस क्या है, आप क्या इसमें समझना है कि यूटीआई जो प्रेगनेंसी में बहुत कॉमन होता है, कॉमन भी होता है और डेंजरस भी हो सकता है, इसलिए आपको अलर्ट रखना है रूटीन स्क्रीनिंग से। कि जब भी एंटीनेटल विजिट हो तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कहें कि एक बार हमारा यूरिन का कल्चर, यूरिन आरएम जरूर कराएं। पहली विजिट पर आप यूरिन आरएम कल्चर जरूर कराएं। अगर आपको पहले से रहता है तो हर महीने कराएं कि अगर एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया है तो आपका डिटेक्ट हो जाए। ये एक छोटा सा टेस्ट आपको
अच्छे अच्छे कम अच्छे अच्छे एंटीबायोटिक को फेल कर देगा। छोटे से टेस्ट में आपको कॉम्प्लिकेशन से आपको बचाएगा। फिर अगर मरीज को पाइलोनेफ्राइटिस हो गई है, अल्ट्रासाउंड कराएं, अगर यूरेटर डायलेटेड हो, अगर किडनी में एब्सेस बन रही हो, तो उसको तुरंत अस्पताल में एडमिट कराना है। और प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सोच समझ के एंटीबायोटिक का भी इस्तेमाल करना है, इसीलिए स्क्रीनिंग इम्पोर्टेंट है। अगर पहले डायग्नोसिस हो जाए तो बहुत कम डोज की दवाइयों में मरीज ठीक हो जाता है। अगर आप ध्यान नहीं देंगे, यूटीआई रह गया है, तो ये मैटरनल और फीटल दोनों के लिए कॉम्प्लिकेट कर सकता है। धन्यवाद।